हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लाती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एनालिस के इतना कहने के बावजूद उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी बातें सुन ही नहीं रहा हो। वो उसी तरह धीरे धीरे एबिगेल की तरफ बढ़ रहा था। उसने किसी तरह की हुड पहन रखी थी जिसकी वजह से उसका चेहरा आधे से ज़्यादा छुपा हुआ था, पर फिर भी अंधेरे में उसके ढके हुए चेहरे के बीच उसकी दो लाल चमकती हुई आंखें साफ देखी जा सकती थी और उसकी वो आंखें एबिगेल को पूरी तरह डराने के लिए काफ़ी थी। एबिगेल कदम दर कदम पीछे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। वो अभी भी सामने देख रही थी। वो साया उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक वो उसकी ओर झपटा। तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। किसी चीज़ ने आकर उसे रोकने की कोशिश की। ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि एबिगेल को देखने का मौका नहीं मिला, पर फिर जल्दी ही वो साया उस नए अजनबी साये पर हावी हो गया और एक बार फिर से एबिगेल की तरफ बढ़ने लगा। अब वो एबिगेल को देख रहा था और फिर उसी अजीब सी आवाज़ में हंस रहा था। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक किसी ने उस पर पीछे से हमला किया। एबिगेल साफ देख सकती थी। एक तलवार उसके शरीर के आर पार नजर आ रही थी। कुछ ही देर बाद वो कराहते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। एबिगेल का चेहरा पसीने से नहाया हुआ था। उसने सामने की तरफ देखा। सामने जो इंसान खड़ा था उसे पहचानने में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आप यहाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यहाँ हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आपसे कहा था ना, मैं बस यहाँ बस मेरी रिसर्च के लिए। तो तुम्हें अभी भी लगता है कि ये एक बस बीमारी है? अभी भी वक्त है, नींद से जाग जाओ। अब तो तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अभी भी क्या तुम इसे बीमारी का नाम दोगी? देखिए, मेरे लिए तो ये अभी भी एक बीमारी ही है, शायद किसी तरह की खतरनाक मानसिक बीमारी, और मैं इसका इलाज अभी भी ढूंढना चाहती हूँ। तुम वाकई पागल हो। अगली बार मैं तुम्हारी जान बचाने नहीं आऊँगा। वापस जाओ। ठीक है। एबिगेल वापस घर की तरफ चली गई। वो काफ़ी घबरा गई थी, पर उसने आज पहली बार इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था। वो पता नहीं क्या सोचकर वापस उसी कमरे में जाकर बैठ गई जहां उसे रोज़ वो अजनबी मिला करता था। वो इंतज़ार में बैठी थी कि हो सकता है कि वो वापस आए, और सुबह के तकरीबन 3 बजे ऐसा ही हुआ। खिड़की की खड़खड़ाहट से एबिगेल चौंक गई। उसे हल्की नींद आने लग गई थी। उसने सामने की तरफ देखा तो वो साया उसकी खिड़की पर खड़ा था। एबिगेल ने उससे कहा, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? क्या आप अब मुझे अपना नाम बता सकते हैं? देखो, मैं समझता हूँ तुम विज्ञान की बातें करती हो और उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करती हो, और ये सही भी है। तुम्हारा अपना नज़रिया है चीज़ों के लिए, पर मेरा अपना नज़रिया है, और मेरे ख्याल में तुम्हें रात के वक्त इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम अच्छी लड़की हो। तुम्हें शायद यहाँ होना भी नहीं चाहिए। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसा सोचते हैं, पर मेरे ख्याल में यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए, और मैं ऐसा कर सकती हूँ अगर आप मेरी मदद करें। पहले आपका नाम बताइए। मुझे टिमिथी कहते हैं। टिमिथी, मेरा नाम एबिगेल है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आपकी थोड़ी सी मदद चाहती हूँ। अगर आप वाकई मेरी बात पर विश्वास करते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं। एक मिनट, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ, ना ही तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ। मैं उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करता हूँ जिन्हें देखता हूँ। देखिए, मानती हूँ, पर प्लीज़ क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद करेंगे? मेरे दिमाग में एक छोटा सा प्लान है।
शायद इससे आपकी और मेरी दोनों की परेशानी ख़त्म हो जाए। आपने कहा था कि आप इस गांव में इसलिए हैं ताकि लोगों को इसके इन्फेक्शन से, मेरा मतलब इस चीज़ को फैलने से रोकें और लोगों को मरने से बचा सकें। अगर मैं इसका इलाज ढूंढ लेती हूँ तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा, आपको ये परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और तुम ये कैसे करोगी? देखिए, अगर हम किसी ऐसे इन्फेक्टेड इंसान को, जिसे आप वैम्पायर कहते हैं, अगर हम उसे ज़िंदा पकड़ पाएँ तो हमारी बहुत मदद होगी। मैं एक बार उनके ब्लड का टेस्ट करना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो इस कदर बदल जाते हैं। इसके बाद मैं शायद उनका कोई इलाज भी ढूंढ लूँ, पर मुझे उसके लिए उनके खून की ज़रूरत है। सिर्फ उनके लक्षणों को देखना चाहती हूँ, कैसे बदलाव आते हैं उनके अंदर, आखिर क्या क्या परेशानियाँ होती हैं उन्हें। उनसे एक बार बात करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हम साथ मिलकर किसी एक को ज़िंदा पकड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे और वो कैसे दिखते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज़। तुम पागल हो क्या? नहीं, आज जो कुछ हुआ उसके बावजूद तुम ये बोल रही हो? तुम खुद अभी मरते मरते बची हो। अगर मैं वहाँ सही वक्त पर नहीं पहुँचता तो तुम जानती हो क्या होता तुम्हारा? जानती हूँ, पर देखिए प्लीज़, गांव के और लोगों को इस मुसीबत से बचाने के लिए ही आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हैं। पता नहीं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पर ठीक है, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं उसे ज़िंदा पकड़ सकता हूँ, पर उसे संभाल कर रखना फिर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर वो तुम्हारी जान ले लेता है तो उसमें मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, समझी तुम? आपका बहुत शुक्रिया, मैं पूरा ख्याल रखूँगी। ठीक है, कल तुम मेरे साथ चल सकती हो। कल मैं किसी को ख़त्म करने नहीं बल्कि इसी काम से निकलूँगा। अगर वाकई तुम्हारे इस मेडिकल साइंस में इतनी ताकत है तो ये अच्छा ही होगा कि हम उन्हें ठीक कर पाएँ, और उसके बाद मैं उनके सरदार को ठीक करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। उस दिन एबिगेल किसी तरह खुद मरते मरते बची थी, पर फिर भी उसके दिमाग में ये जो आइडिया आया था वो उसके लिए कम ख़तरनाक नहीं था। टिमोथी इसके लिए मान गया था। अगली रात घड़ी ने 1 बजाया और वो दोनों एक बार फिर से जंगल में थे। जंगल के बीचों बीच, जहाँ हर तरह के जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थी। गांव में एक बार फिर से उसी तरह का सन्नाटा फैला हुआ था। कोई भी कहीं भी बाहर नज़र नहीं आ रहा था। घरों की रोशनी बुझी हुई थी और अंधेरा पूरी तरह फैला हुआ था। आज आसमान में चांद भी नहीं नज़र आ रहा था, बादल छाए हुए थे। कितना अंधेरा है आज बादलों की वजह से, है ना? कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा है। हाँ, वैसे ये बात तो है, पर एक तरह से हमारे लिए अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंधेरे में, मेरा मतलब है, जब चांद की रोशनी होती है तब वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इस वक्त उनकी ताकत पहले से थोड़ी कम होगी, इसलिए मुसीबतें हमारे लिए थोड़ी कम होगी। वो बातचीत कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अचानक कहीं से पट्टों की सरसराहट सुनाई पड़ी। कहीं दूर पेड़ों के बीच से आती हुई पत्तों की खड़खड़ाहट जो वो साफ सुन सकते थे। धीरे धीरे वो उनकी ओर ही आ रही थी। एबिगेल, तैयार रहना, वो किसी भी तरफ से आ सकता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। एबिगेल ने एक छोटा सा थैला अपने कंधे पर लटका रखा था। पता नहीं क्या क्या सामान उसमें भरकर लाई थी, जबकि टिमोथी के पास उसकी मजबूत तलवार थी और एक गन भी। धीरे धीरे ये सरसराहट तेज़ होती गई और अचानक ही एक काला साया उनके सामने नज़र आने लगा। वो पहले टिमोथी के सामने आया। टिमोथी ने उस पर तलवार से हमला करने की कोशिश की, पर वो बहुत फुर्तीला था। एक ही छलांग में वो उन दोनों के सर के ऊपर से होता हुआ सीधे एबिगेल के सामने आ कूदा। एबिगेल बहुत घबराई हुई थी। वो उसे देखकर घुर्रा रहा था। एबिगेल ने अचानक ही अपने थैले से कुछ निकाला और उसने पूरी फुर्ती के साथ वो एबिगेल के सामने था और लगातार एबिगेल को घूरता जा रहा था। उसकी आंखें देखने में काफ़ी खौफनाक थी। वो एबिगेल को घूरते हुए एक अजीब तरह से घुर्रा रहा था।
एबिगेल पहले थोड़ा घबराई, फिर आखिरकार उसने पूरी फुर्ती के साथ अपने थैले में से कुछ निकाला और उसे सीधे उसके सामने खड़े शैतान के गले में घूंप दिया। उसने ये काम बहुत ही फुर्ती के साथ किया। इतने में टिमोथी भी आगे बढ़ चुका था। वो उस शैतान पर अपनी तलवार से हमला करने ही वाला था कि तभी उसने महसूस किया कि वो शैतान कमज़ोर पड़ रहा है। पता नहीं कैसे वो लड़खड़ा रहा था। बजाय वो एबिगेल पर हमला करने के, ऐसा लग रहा था मानो उस पर किसी तरह का नशा हावी हो गया है और वो किसी भी पल गिरने वाला है। और कुछ ही देर में ऐसा हुआ भी। वो कुछ ही देर बाद गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तो तुमने ऐसा किया कैसे? वो सब बाद में बताऊंगी, पहले इसे घर ले चलते हैं। इसके बाद एबिगेल और टिमोथी ने किसी तरह उसे सहारा देकर घर तक पहुंचाया और वहां ले जाने के बाद उन्होंने उसे एक एकांत कमरे में रोशनीदार जगह पर रख दिया। ऐसी जगह जहां लैंप की रोशनी तो हो पर चांद की रोशनी नहीं। टिमोथी ने एबिगेल को ऐसा करने के लिए कहा। टिमोथी ने कहा कि उसे ऐसे कमरे में रखना जहां चांद की रोशनी ना पहुंचती हो। चांद की रोशनी पड़ने पर वो पागल जैसे हो जाते हैं और उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए तुम उसे चांद की रोशनी में मत रखना। किसी ऐसे कमरे में रखो जहां चांद की रोशनी बिल्कुल ना आती हो। ठीक है, तो मेरे पास एक ऐसा कमरा है, इसे वहीं ले चलते हैं। वहां ले जाने के बाद उन्होंने उसे एक खाली बिस्तर पर लिटाया और उसके चेहरे का नकाब हटाया गया। तब एबिगेल ने देखा, ये तो एक लड़की है। कितनी अजीब बात है, ये कितनी भयानक लग रही थी वहाँ। मुझे तो लगा शायद ये कोई लड़का होगी। अभी वो लड़की देखने में काफ़ी शांत दिख रही थी, पर उसके दांत आम इंसानों के मुकाबले कुछ ज़्यादा नुकीले और लंबे थे और आंखें थोड़ी गुलाबी। वो अभी भी बेहोशी की हालत में थी। चेहरा सफ़ेद सा पड़ा हुआ था। वो अभी लेटी हुई थी। वैसे तुमने ऐसा किया क्या कि ये इस हालत में पहुंच गई? मैं डॉक्टर, मेरा मतलब साइंटिस्ट हूँ और इन्हीं चीज़ों पर काम कर रही हूँ। मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और ये काम कर गया। वो बेहोश हो गई। वैसे मुझे नहीं पता था ऐसी चीज़ें इन पर काम करती हैं। खैर, फ़िलहाल के लिए, इससे पहले ये होश में आए, हमें इसे मजबूती से बांधना होगा। किसी भी कीमत पर यह छूटनी नहीं चाहिए, वरना मुझसे ज़्यादा खतरा तुम्हें होगा। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी, जानती हूँ। ठीक है, तो फिर इसके हाथ पैर किसी मजबूत रस्सी से बांध दो। क्या तुम्हारे पास रस्सी है? हाँ, शायद मैंने उसे नीचे स्टोर रूम में देखा था। इसके बाद उन्होंने मिलकर उस लड़की के हाथ पैर बिस्तर के किनारों से मजबूती से बांध दिए। फिर भी वो दोनों अभी भी घबरा रहे थे। देखो, इसे बांध तो दिया है, पर फिर भी तुम्हें होशियार रहना होगा। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इसे खोलना मत। चाहे वो कितनी भी अच्छी हो या दिन के उजाले में वो तुम्हें कितनी भी सीधी दिखे या उसकी कितनी भी दुख भरी कहानी हो, तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। उसे मत खोलना। तुम नहीं जानती हो कि इन्हें बदलते हुए कितना कम वक्त लगता है। वो एक पल को तुम्हें इंसान नज़र आएगी और अगले ही पल हैवान में बदल चुकी होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए कह रहा हूँ, हर पल चौकन्नी रहना और तुम्हारा ये काम जल्द हो सके ख़त्म कर लेना। और उसके बाद हम मार दोगे इसे, और कोई चारा नहीं है। अगर तुम इसे ठीक कर पाई तो शायद ऐसा नहीं करना पड़ेगा, और मुझे उसकी उम्मीद काफ़ी कम है। अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हज़ारों को मार देगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तुमने मेरी मदद की, उसका बहुत शुक्रिया। उसके बाद टिमोथी वापस चला गया जहाँ से वो आया था। एबिगेल नहीं जानती थी कि वो कहाँ चला जाता था दिन के वक्त। फिलहाल वो उस लड़की को देखती रही। रात के वक्त ढंग से सो भी नहीं पाई। कुछ घबराहट और कुछ खुशी के मारे
उसे लग रहा था कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा उसे, जो उसके आगे की रिसर्च में उसकी मदद करेगा। सुबह होते होते उस लड़की को होश आने लगा और जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने अपने हाथ पैर बंधे हुए देखे और खुद को छुड़ाने के लिए पूरी तरह छटपटाने लगी। मेरे हाथ क्यों बांध रखे हैं? मेरे हाथ खोलो। तो तुम हो कौन? तुम वो लड़की हो, वो रात वाली लड़की हो ना? तुम्हें मुझे रात में ही मार देना चाहिए था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, अब मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो शायद तुम मुझे नुकसान पहुँचाओ, पर मैं जो कर रही हूँ वो तुम्हारी अच्छाई के लिए कर रही हूँ। देखो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और रिसर्च करना और ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगाना जिसके बारे में आम इंसान नहीं जानते मेरा काम है। तुम्हारी इस बीमारी का इलाज भी मैं ढूंढ लूँगी और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और तुम्हें पहले से बहुत अच्छा लगेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कोई बीमारी नहीं है पागल, ये कोई बीमारी नहीं है। ये तो मेरे लिए एक वरदान है जो मुझे ताकत देता है इस बेवकूफ़ दुनिया से लड़ने की। इस बेवकूफ़ी भरी दुनिया से लड़ने की ताकत। अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी ये ताकत मिल सकती है। मेरे हाथ खोल दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करो तो ठीक है, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। कुछ देर तक उनमें इसी तरह नोक-झोंक होती रही और आखिरकार तंग आकर एबिगेल ने उसे फिर से एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। इस बार बेहोशी की दवा की डोज काफ़ी कम थी, जिससे वो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए बेहोश होती। उतनी वक्त में एबिगेल ने उसके शरीर से कुछ खून के नमूने लिए और उन्हें अपनी लैब में ले जाकर टेस्ट करने लगी। कमाल की बात है, इसके ब्लड में ऐसा तो कुछ ख़ास नहीं है। मुझे शायद इसका डीएनए चेक करना चाहिए। और उसके बाद एबिगेल ने उसका डीएनए चेक करना शुरू किया और उसका डीएनए देखने के बाद वो चौंक गई। तो कितना अजीब है, इंसानी डीएनए से तो मैच ही नहीं कर रहा है। ये है क्या चीज़? पूरा दिन उसी तरह निकला और आखिरकार रात के वक्त टिमोथी वापस आया और इस बार वो एबिगेल से खुद मिलने आया। तो वो लड़की अब कैसी है जिसे तुमने पकड़ा? बहुत नाराज़ और गुस्सैल है। रात के वक्त तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मेरा मतलब, वो बहुत चिढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे दौरा सा पड़ गया हो। उसने अपने आप को छुटाने के लिए पता नहीं कितनी कोशिश की। एक बार को तो मुझे लगा था कि शायद वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाएगी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। हाँ, इस कोशिश में अपनी कलाइयों में और अपने पैरों में चोट ज़रूर लगा ली है। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो समझना ही नहीं चाहती। वो नहीं समझेगी, तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो। इसलिए उससे बात मत करो। तुम उसे नहीं समझा पाओगी, बल्कि वो तुम्हें ज़रूर कन्विंस कर लेगी कि वो बहुत मासूम है। मैं जानता हूँ इन्हें। तो तुम्हारा काम कैसा रहा? तुम्हें वो मिला जिसे तुम ढूंढ रहे हो? नहीं मिला, अभी तक तो नहीं। वैसे तुम यहाँ रात के वक्त क्यों आते हो? मैंने शायद एक बार रात के वक्त उस चीज़ को यहाँ आते हुए देखा था। वो वैम्पायर जिसे स्टेरिगॉय वैम्पायर कहते हैं, और वो वैम्पायर इन सभी वैम्पायरों का राजा मानो ऐसा होता है। उसके अंदर ताकत होती है इन्हें काबू करने की, और ये सभी उसे अपना लीडर मानते हैं। एक बार वो मिल जाए, उसे ख़त्म करने के बाद इनकी ताकत अपने आप कम हो जाएगी।
और एक बार इनकी ताकत कम होने लगे फिर इन्हें ख़त्म करना आसान हो जाएगा। बस किसी तरह वो कमबख्त मुझे मिल जाए। मुझे पक्का यकीन है मैंने उसे यहाँ आते हुए देखा था। ये जगह बहुत बड़ी है और सुनसान इलाके में है, इसलिए उसके लिए यहाँ छुपना बहुत आसान है। मुझे शक है कि वो रात के वक्त यहीं कहीं छुप जाता है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता। ये हवेली बहुत बड़ी है, मैं कई बार इसे ढूंढने की कोशिश कर चुका हूँ। कई ताले ऐसे हैं जिनकी कोई चाबी ही नहीं है, पर मैं उसे एक दिन ढूंढ के रहूँगा। शायद तुमसे बात करना मेरे लिए अच्छा हो। तुम दिन के वक्त इस घर में घूम सकती हो। अगर मौका मिले तो प्लीज़, अगर कुछ भी अजीब नज़र आए एक बार इस घर की छानबीन करके देखना, मेरी बहुत मदद होगी। ज़रूर, मैं कल ही ऐसा करूँगी। तुमने भी मेरी बहुत मदद की, उसके लिए शुक्रिया। वैसे तुमने ये काम क्यों शुरू किया? कैसा काम? यही वैम्पायर्स को मारने का। ये काम मैं हमेशा से नहीं करता था। मैं यहाँ का नहीं हूँ, रोम में रहता था। मेरे माँ बाप, हम सभी किसानों के परिवार से हैं। मेरे माँ बाप और मैं और मेरे 2 छोटे भाई, हम सभी एक परिवार का हिस्सा थे। एक साथ रहते थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर पता नहीं कहाँ से ये स्टेरिकॉय हमारे गांव में आ गया और उसका शिकार मेरे परिवार के लोग भी बने। पहले मेरे पापा, फिर उन्होंने मेरी माँ को मारा और फिर मेरे दोनों भाइयों को। मैं इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। चर्च जाता था और वहाँ मुझे इसके बारे में पता चला, ऐसी चीज़ों के बारे में। मैं जानता था कि उसे कैसे ख़त्म करना है। मैंने अपने हाथों से अपने पिता की जान ली। तुम नहीं जानती है कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। शायद तुम्हें लग रहा हो कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ जिसने अपने ही पिता को मार डाला। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।